Hello, friends. A very warm welcome to the another series, and we are trying to take up very complex and also interesting ideas and topics. आप उनको दोबारा विजिट कीजिए। एक बार में मैं मानता हूँ हो सकता है ना समझ आए आप, लेकिन कोशिश कीजिए उसको समझने की, उससे आइडियाज निकालिए और की वर्ड्स को पकड़िए शुरू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम टू अंसरकारी एंड लेट्स स्टार्ट। Chairperson SEBI is saying that the ownership of clearing corporations delaying NSE listing, जो स्टेक है, द स्टेक ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन is one of the main reasons for the delay in listing of NSE, क्योंकि बिफोर इट गोज पब्लिक जो NSE will need to be cleared from different angles. There are pending issues like litigation, या हो सकता है गवर्नेंस या टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट हो या कुछ हो, इसमें समय लगता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, NSE's IPO, which sought for SEBI's approval in 2016, has been stalled for around 9 years. अब सोचिए, आप 9 साल से उसको रोक। इन 2019 रेगुलेटर रिटर्न द DRHP, वो जो होते हैं तो उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिंग द एक्सचेंज टू रीफाइल आफ्टर रिजॉल्विंग द कोलोकेशन इशू। तो यानी ड्यू प्रोसेस है, तरीके से किया है, तरीके से कोई काम होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देंगे तो उससे किसी भी तरीके से जो यू नो रिटेल सेक्टर है या इंडिविजुअल्स हैं या बाकी भी है, उनको फायदा नहीं। रॉबस्ट सिस्टम बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाने के लिए इंटीग्रिटी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट इंटरमीडियरीज, उनका जो कोलोब्रेशन या उनका जो सहयोग रेगुलेशन में, टेक्नोलॉजी में, सर्वेलेंस में, इन्फोर्समेंट में, इन्वेस्टर अवेयरनेस, ये कीवर्ड्स हैं यहाँ, ये आप नोट कर लीजिए, उनमें होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मर्चेंट बैंकर्स, डिपेंडेंट ट्रस्टीज एंड कस्टोडियन रेगुलेटर्स। तो अब चीजों को जब आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, रिसर्च को लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट के आप प्रिडिक्शंस को ज्यादा साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, जो हमारी कंट्री का साइज है, तो उससे बिना अवेयरनेस के चीजों लॉन्ग टर्म में नहीं चलेंगी। वरना अपन का टाइम आएगा, आपने बोला, और क्रिप्टो करेंसी में दुनिया भर का पैसा लोगों का लगने दिया, तो लास्ट में लोग तो लूटेंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए सरकार का रोल है कि वो कैसे बिहेव करे। सेकेंड, गोल्ड स्कीम बहुत टाइम से चर्चा में आ रही है। सरकार ने इसमें दोबारा से वो करना बंद कर दिया था। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स को अब वो सोचेंगे कि भाई क्या करना है, उसका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, मीडियम टर्म लॉन्ग डिपॉजिट है और लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स भी यहाँ पे दिया है और जो है नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स भी दे दिया। तो स्कीम तो इसलिए आई थी 2015 में, ताकि जो आइडियल गोल्ड है उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाई जा सके। कस्टमर कंज्यूमर्स जो है वो या तो उसको गोल्ड को बेच दें या फिर स्टोर कर दें बैंक के साथ, और वो फॉर्मल इकोनॉमी में चला जाएगा, और इससे आपकी जो गोल्ड इंपोर्ट है जो इंडिया को, थोड़ा सा कम होगा। ऐसा तो लेकिन हो नहीं पाया, ये सोचा गया। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स की बात थी, शॉर्ट टर्म जैसा 1 to 3 years, मीडियम 5 to 7 year, और लॉन्ग टर्म 12 to 15 years। मिनिमम डिपॉजिट अलाउड हुआ 10 ग्राम ऑफ रॉ गोल्ड। अब अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करने की बात भी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट और RBI का अब ये कहना है कि उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और इवॉल्विंग मार्केटिंग कंडीशंस हैं। अब जो फ्यूचर की जहां तक बात है, तो वो फ्यूचर की बात गवर्नमेंट को अगर लगा है कि भाई उसमें फायदा नहीं है, जो एक्चुअल पर्पस था वो भी सॉल्व नहीं हो पाया, और ऊपर से आउटगोइंग पैसे का ज्यादा है, या यानी कि खर्चा इतना ज्यादा हो गया उसको करने में, या नुकसान है, तो अब जो है गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू परस्यू इट, उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया है। गोल्ड प्राइसेस भी बहुत शार्पली राइज हुए हैं। 26,000 ये कहना चाहिए अगर था, तो अब 90,000 आ गया है 2024 में। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, और ना कोई इतना उम्मीद लगा सकता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। PT के अंदर तो आया हुआ है ऑलरेडी।
जैसे सॉल्ट मार्शेस ऑफ कच्छ का यहाँ पर एग्जाम्पल है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पर जिक्र किया है, आपको पता होना चाहिए उस बॉडी के बारे में भी। और जो ट्राइब्स हैं वहाँ की, जो गुजरात की ट्राइब्स हैं, रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल तो है ही, आप उसके जाके गूगल भी करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, या जो वहाँ के जो आर्ट क्राफ्ट पीपल हैं, या जो वहाँ के आर्टिजन्स हैं, या जो वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री से भी जुड़े हुए ट्राइब्स और ग्रुप्स हैं, उन पे क्वेश्चन आएगा, उन पे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है मुमताज महल का, वाइफ ऑफ अकबर शाह टू। उन्होंने फूल वालों की सैर, जैसे फ्लावर सेलर्स प्रोसेशन की बात की, इट वाज डिसाइडेड टू बी हेल्ड एवरी ईयर। फूल वालों की सैर या सहरे गुल फरोशा, दिल्ली में इसकी बात भी होती थी या होती है अभी भी। इसमें पंखा और फैन लेके चलते हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दरगाह और मंदिर, महरौली में एक योग माया मंदिर है, हम कभी हेरिटेज वॉक की बात कर सकते हैं उसकी। तो अंजुमन सैर गुल फरोशा ये है। तो नेहरू जी और ददन दिल्ली में नूरुद्दीन अहमद, उन्होंने वो योगेश्वर दयाल से मिले। योगेश्वर दयाल को बारे में मैंने चांदनी चौक की जब मैंने रिसर्च की थी, उनके बारे में मैंने जाना था। तो योगेश्वर दयाल जो उनकी 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 जो बेटी है, उन्होंने किताब भी लिखी है कि योगेश्वर दयाल और दिल्ली। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आज के समय में पॉजिटिविटी की बात है। इसको एआई से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसी तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पर है कलकत्ता का। तो हर जगह की एक बात है, उसमें आप सीएसआर इनिशिएटिव देखिए, इमामी का है। इमामी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा उसका होल्ड है। तो इस एंगल से इसको आप देख सकते हैं। अल्कोहल consumption was associated with 62,105% newly diagnosed cancer cases in India in 2020. दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अल्कोहल एज ए कार्सिनोजन, जैसा मैंने कहा, इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न। अल्कोहल कंजम्पशन हैज बीन लिंक्ड टू सेवरल टाइप ऑफ कैंसर्स, माउथ एंड थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, esophageal कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंड कॉलेट colorectal कैंसर। सो इवन मॉडरेट अल्कोहल इंटेक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये अपने आप में बहुत ही यू नो दुखद बात है कि हम इसको मैसेज को नहीं दे पाते। बिकॉज नो ड्रिंक इज लेस हार्म। क्योंकि अल्कोहल थोड़ा बहुत पी लीजिए, और तो रेगुलरली थोड़ा बहुत पीने से कोई नुकसान नहीं है। देर इज नो completely safe level of alcohol consumption when it comes to cancer rate. Even light drinking has been associated with an increased likelihood of developing certain cancers. Alcohol taken in binge amounts, like approximately in excess of 60 to 70 ml per day, and people going up to 150 ml per day, तो then it is still carcinogenic, ये हम कहेंगे। तो लेकिन आप देखिए आज के समय में डिस्पोजेबल इनकम्स हो रही है, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके बाद आपका रोल मॉडल्स डिफरेंट हो गए हैं, लाइफ में शांति नहीं है, उस तरीके की जो चाहिए शांति को बोरिंग माना जाता है, इट्स नॉट सीन एज कूल। तो फिर ये एक बात है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन, एक्सरसाइज और स्टीरॉइड, वही सेम बात है। ये भी एससे के लिए आप इन चीजों को जरूर लिख सकते हैं, तब बस हेल्प कर पाएंगे। चैट जीपीटी स्टूडियो गिबली स्टाइल इमेजेस गो वायरल हाईलाइटिंग एआई कॉपीराइट कंसर्न्स। तो जापानीज फिल्म डायरेक्टर एनिमेटर हायो मियाजाकी, जिन्होंने हमेशा सिर्फ हैंडमेड और वो मैनुअली सब कुछ किया है, तो उनका ये फेमस हो गया। उनका फेमस हो गया का गलत वर्ड है, मतलब इट हैज बीन, इसका एक एआई जनरेटेड जो एक चलन चला है अभी, और जो इसका क्रेज हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसको आप गिबलिफिकेशन कह सकते हैं। तो लेकिन क्या ये वाकई जो वो पैशन, जो वो शांति, जो वो यूनिकनेस, और जो वो ह्यूमन एलिमेंट उसमें है, उसको आप उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। और क्या वाकई उनके पास परमिशन है, क्या वाकई किसी के पास भी राइट है? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। हैंड ड्राइन अप्रोच को आपने एआई में कर दिया, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको एआई से पूरा कर दे, तो क्या वाकई वो चीज हो पाएगी? तो ये एक हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। क्यूबिज्म, क्यूबिज्म इज अ फॉर्म ऑफ यू कैन से स्टाइल या इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट है आर्ट की। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र करा गया है। ये मॉडर्न आर्ट का पार्ट है। तो इसके अंदर जो है गगेंद्र टैगोर, राम किंकर बैज, एन एस बेंद्रे, एफ एन सौजा, एम एफ हुसैन, एंड पारितोष सेन, ये नाम आपको सब याद होने चाहिए, लिख लीजिए इनको। तो पूरा इन्होंने बताया कि कैसे आर्ट जो है वो नेचर को कॉपी ना करते हुए आर्टिस्ट जो है वो एक थ्री डायमेंशनल रियलिटी को ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू दिखाने की कोशिश करें।
पाब्लो पिकासो एंड जॉर्जिस बराक, उनको इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को, क्यूब है क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप्स बनते हैं वो क्यूब की तरह लगते हैं, तो इसलिए इसको क्यूबिज्म कहा जाता है। ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्यूबिज्म इंडिया में कैसे आई, तो 1910 यानी ब्रिटिश टाइम में 14th एनुअल एग्जीबिशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में हुआ 1922 में, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जिबिट हुए। और गंगेंद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेला क्रैमब्रिज का नाम भी याद कर लीजिए, आई हैव रेड हिज बुक, हर बुक्स ऑल्सो, अमेरिकन आर्ट हिस्टोरियन है। तो वाइल यूरोपियन क्यूबिस्ट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू स्टैटिक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इन गंगेंद्र नाथ वर्क जो है ये आप कह सकते हैं इमोशंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डायगोनल कंपोजिशन में। तो ये एक कीवर्ड आप निकाल लीजिए। तो गगनेंद्र नाथ का एग्जाम्पल है, जैसा मैंने कहा, राम किंकर बैच का, हसीत कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, ये सब लोग जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम से इंडिपेंडेंस यानी मॉडर्न प्रोग्रेसिव आर्ट को लेके आए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। Again, see over here how Indian officials, NDRF personnel, they prepare to leave with relief material for earthquake hit Myanmar at Hindon Airport in Ghaziabad. तो इंडियन ऑपरेशन ब्रह्मा, तो 2 नेवल शिप्स भी भेजे हैं, और एक फील्ड हॉस्पिटल भी म्यांमार में तैयार करने की बात की है। द टॉल फ्रॉम द फ्राइडेज अर्थक्वेक 1600 तो बोला जा रहा है। टोटल कैजुअलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू मोर देन 10,000। So this is a very very sad thing, but we should be प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और हम करेंगे। हमने कभी इन चीज़ों को रिश्तों में नहीं आने दिया, यही इंडिया की खास बात है। दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। यहाँ पर आप ये याद रखिए। कौन सा जहाज जाएगा, सबसे बड़ा जो जहाज है, मैं नाम आपको खुद तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, कि वो आपको देखना पड़ेगा। इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर। हम चाह रहे हैं कि हम नक्सल्स को, नक्सलाइट खत्म करें, उनके नाम के ऊपर जो डिप्रिवेशन है, जो पैरासाइटिक एटीट्यूड है, वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और हमने बहुत तरह की पॉलिसीज और रिहेबिलिटेशन की बात की है इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तहत, इस एंगल से हम देख सकते हैं। NFRA pulls up audit firms for procedural discrepancies. The National Financial Reporting Authority, it is the role played by it कि जो भी गाइडलाइंस में गैप है, नॉन ऑडिट सर्विसेज जो है वो जो फॉलो कर रहे हैं ऑडिट फर्म्स, उनको देखने का अधिकार है, और गैप्स नहीं होने चाहिए। और ट्रांजेक्शन्स ही की हैं, और वही एक हिडन तौर के ऊपर आगे फ्यूचर इकोनॉमी का रास्ता दिखाते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि NFRA का, हमने पहले भी चर्चा की थी कि उसकी कितनी पावर्स हैं, क्या वाकई वो जो कंपनीज हैं वो खुश नहीं है इस बात से, और वो बोलती हैं कि इट इज ओवर स्टेपिंग इट्स डोमेन एंड सो फॉर सो। तो आइडिया ये है हमारा कि हम वर्ल्ड क्लास लेवल का सिस्टम भी क्रिएट करें, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और वॉलेंटरीली जो प्राइवेट फर्म्स हैं, ग्लोबल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, और जो भी इंगेज्ड एंटिटीज हैं, वो सिंगल माइंडेड होकर इनइक्वलिटी और जो 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 कहना चाहिए मुझे, जो जो गैप है उसको कम करने में मदद करें, ना कि सिर्फ सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ मनी की बात की जाए। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि NTPC का जो सिपत STPP जो मुझे कहना चाहिए जो पावर प्लांट है, वो आपको वो पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जो है, एग्जाम्पल है कि कैसे अब हर स्टेट्स में हमने गैस पाइपलाइन का पुश किया है। फिर उसके बाद जो है रेलवे प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, जो कोरबा वेस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो वो कैसे एक रोल प्ले कर रही है। उसके बाद जो है पूरे देश के लिए अगर हम बात करें तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ इज ए पावर हाउस इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल नेटवर्क है। उसके बाद अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे उसका भी एग्जाम्पल है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसका एग्जाम्पल है। तो ये दिखा रहा है कि स्टेट की पिक्चर कैसे बदल रही है, ये कैसे बदलनी चाहिए। तो आप उस एंगल से देखिए, उस एंगल से ही इन कीवर्ड्स को पढ़िए और आगे बढ़िए। फैक्ट चेक बिकमिंग शेयर्ड कम्युनिटी वर्क, हमने पहले भी बात की थी। मेटा ने कम्युनिटी नोट्स को, मेटाज कम्युनिटी नोट से कॉन्सेप्ट बोरो फ्रॉम एक्स थ्रोज फैक्ट चेकिंग ओपन टू पब्लिक। तो पॉइंट ये क्या वो वर्क कर पाएगा, हमें देखना होगा।
क्या वो वाकई बायस नहीं होगा, और क्या वो वाकई पब्लिक शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या रियल और ऑथेंटिक तरीके से होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और एल्गोरिदम्स डिसाइड करेगा कौन से नोट्स दिखाए जाएंगे। तो अब वो यूजफुल के एंगल से, यूजफुल क्या है क्या नहीं है, क्या वो उस एंगल से दिखाया जाएगा, वो तो इसके बोथ साइड्स हैं इशू के। और बहुत सारे करेक्ट नोट्स जो हैं वो कभी आ नहीं पाएंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स का है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप में रोल मॉडल, और जो मॉनेटरी उनको गेन है, गजलिंग गेन है, उसके लिए सही चीज हो सकता है कि सामने ना आ पाती। जैसे हमने भी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या गोल है, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। द कंट्रीज फर्स्ट सेंसरी रूम, a space to calm down, एक एग्जांपल है बस। ये कंट्रोल स्पेसेस लाइक सेंसरी रूम्स आर गेटिंग क्वाइट पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में उन्होंने वहां पे सेंसरी रूम फैंस के लिए स्टार्ट किए थे। तो आप काम डाउन होंगे, आप रिलैक्स होंगे, आप अपील कर पाएंगे खुद से। तो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज व्हाट यू कैन से कि अभी भारत में मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ये हो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसका इंट्रोडक्शन जरूर हुआ। अरोराज आर स्पॉटेड ऑन नेपच्यून। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया, पहले नहीं दिखाई दिया था कभी भी। सो दैट इज द होल पॉइंट। So the vermilion, amethyst, and jade ribbons on the northern and southern lights are some of the Earth's most distinct features. Obviously, आप गूगल करके देखिए, आपको मिलेंगी अरोरा लाइट्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये नेपच्यून में हमें दिखाई दिया, ये हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उससे हमें दिखाई दिया। तो डिस्कवरी हमें ये दिखाती है जो अब तक हमारी रीच में नहीं था, वो चीजें हमारी रीच में आने की बात हो रही है। अरोरा से आप क्या कर पाएंगे? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ यू नो प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अरोरा ऑफ नेपच्यून को देखने के लिए सदियों से कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हर अटेम्प्ट फेल हो गया। और यहाँ पे जो एक और एग्जांपल है वो वोयेजर 2 का है, द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई बाय नेपच्यून इन 1989। उसको हिंट्स तो मिले थे, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाए। दिस इज व्हाट वी कैन से एन important thing. And Neptune's aurora is actually glowing with less than 1% of brightness, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक जीत है, और हम आगे उसको देखना चाहेंगे। दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग। प्रीलिम्स के अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, और आगे अब आपको देखना होगा क्वेश्चन, और सेकेंडरी लेयर में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दे विल बी रिमेनिंग बेसिक। कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी बेसिक ही होंगे, बेसिक ही हिट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हिट होगा। कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी और आपका कॉन्फिडेंस और आपका वर्क प्रोसेस ही इसमें मदद कर पाएगा। तो यही है आईएईए के सेफगार्ड के साथ साथ हॉलटेक इज गोइंग टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू एलएनटी, टाटा एंड सब्सिडीज। तो ये की न्यूक्लियर है 2000। आप पूरा इसमें भी सीक्वेंस देखिए कि कैसे इंडिया ने 2005-6 डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से हमने कैसे न्यूक्लियर डील की थी। अब जाके उसका फ्रूटिफिकेशन हुआ है 2005 से, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। कैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड, इन सब के रोल की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर यू नो द civil liability for the Nuclear Damage Act 2010, which sought to create a mechanism for compensating victims from damage caused by the nuclear accident and allocating liability and specifying procedures for compensation. ये इम्पेडिमेंट था, फॉरेन प्लेयर्स इससे डरते थे, चाहे वो जी, हिताची, वेस्टिंग हाउस और फ्रेंच न्यूक्लियर कंपनी, अरेवा की बात की जाए। तो ये सोचते थे कि हम फंस जाएंगे या फिर हमारे ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन अमेंडमेंट्स किए गए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, वो ताकि प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर जनरेशन में अपने आप को ला सकें एज ऑपरेटर्स, विच इज करंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू स्टेट ओन कंपनीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू bring these on the board without India's compromising on people's safety and everything. दूसरा, डॉक्टर काकोदकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर प्लेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ओवर हियर, जो आपको स्टेज 1 यानी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात करती है, जिसके अंदर नेचुरल यूरेनियम फ्यूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जबकि ये फिसाइल प्लूटोनियम भी साइड में प्रोड्यूस करता है, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रीप्रोसेसिंग द स्पेंट फ्यूल। दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2 जो एफबीआर हैं,
दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स ऑफ द काइंड एट कल्पकम, जो हाँ वो प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल यूज करेंगे। दे कैन एनहेंस द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एंड कन्वर्ट फर्टाइल थोरियम इनटू फिसाइल यूरेनियम यानी U-233। अब जो उसको आप स्पेंट फ्यूल को रीप्रोसेस करोगे तो दैट इज वेरी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लूटोनियम इन्वेंटरी। स्टेज 3 में क्या है? U-233 प्रोड्यूस इन द सेकंड स्टेज जो हमने बात की कैन बी यूज फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द पावर प्रोग्राम विद कंसिस्ट ऑफ एडवांस थर्मल एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके हम बात कर रहे हैं। द यूज ऑफ मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स इज नाउ बीइंग सीन एन ऑप्शन। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया। और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ FRBM जो वाइटल स्टेज है, सेकंड स्टेज जो इंडिया के 3 स्टेज प्रोग्राम है, उसके लिए काकोदकर सर ने बोला कि अगर उसमें डिले हो रहा है तो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है। और ये रिएक्टर्स जो हैं वो रिसाइकल्ड फ्यूल यूज करने की बात थी, जबकि वो बाकी फिसाइल फ्यूल को ज्यादा बनाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए कहा आप थोरियम को इरेडिएट कर दीजिए। थोरियम जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, द रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट नेम्ड आफ्टर नॉर्स गॉड दैट हैड बीन लॉन्ग स्टैंडिंग होप फॉर इंडियाज ट्रू एनर्जी सिक्योरिटी, सही बात है। और जो है along with a fuel variant called high SA low enriched uranium HALEU in the country's pressurized heavy water reactors, जो अभी हमने बात की। तो अब मेन स्टे तो इंडिया का PHWR है। और क्योंकि जो है उसी से हमने सोचा कि स्टेज 2 जब हमारी पूरी होगी तो हम स्टेज 3 की तरफ पहुंच पाएंगे। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स MSRs जो थर्ड स्टेज का पार्ट है। तो HALEU ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डिफाइंड एज यूरेनियम इनरिच्ड टू ग्रेटर देन 5% एंड लेस देन 20% ऑफ द यूरेनियम 235 आइसोटोप, which is different from the uranium fuel enriched up to 5% U-235 that is typically used in the current fleet of light water reactors deployed by most Western countries। तो ये एक अलग बात है, ये एक अलग चीज है। गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है विकसित भारत में इस रोल को। गवर्नमेंट चाहती है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक हो जाए। तो इसको हम बढ़ाएं कैसे? तो बढ़ाई जाएगी, रेट ऑफ न्यूक्लियर बढ़ सकता है। तो वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम पे कंस्ट्रेंट्स हैं, वो अगर हमें देखना है कि उसको कैसे वो करें, तो वी हैव टू स्टार्ट रिसाइकलिंग यूरेनियम एंड ब्रिंगिंग इन थोरियम इनटू द जनरेशन मिक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ये इम्प्रोवाइज करेंगे तो उसके बाद हम थोरियम जो अभी मैंने आपको बताया HALEU, ये जब इरेडिएट होगा तब आप प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में आप कह सकते हैं हाई स्केल के ऊपर कि आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। तो दिस इज हाउ व्हाट ही हैज बीन एक्सप्लेनिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तीनों स्टेजेस ठीक से पता हो। और हमें जैसे इंडिया में अबंडेंट थोरियम रिजर्व्स हैं, कोस्टल सैंड्स ऑन द बीचेस ऑफ केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात एंड इन द इनलैंड रिवराइन सैंड्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HALEU कैसे हमारे लिए एक हार्बिंजर हो सकता है। तो लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी तो रिसर्च रिएक्टर्स में यूज होता है। और चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट गोबी डेजर्ट पे बनाने की बात कर रहा है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज मोल्टन सॉल्ट एज फ्यूल कैरियर एंड कूलेंट एंड द फर्स्ट टू यूज थोरियम एज फ्यूल सोर्स। तो हम तो चाहते ही हैं हम उस दिशा में आगे बढ़े, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी में सन और विंड के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट नोट साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से मैं चाहूंगा कि इसको हम रेडी करें। डिजिटल कोड होने के बावजूद भी मैसिव पेंडेंसी है फाइल्स की और स्टाफ्स परेशान हैं, और ये एग्जांपल है कि गवर्नेंस ज्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट कम होनी चाहिए। तो अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एडवोकेट प्रवेश डबास जी का, हु हैज ओवर 200 चेक बाउंस केसेस। तो सिर्फ चेक लो मतलब बाउंस केसेस का ही नहीं है, डिले का भी एक फैक्टर है। समन नहीं हो पाते और उसके बाद जो है चीजें एक के बाद एक करके डिले होती चली जाती हैं। तो वर्कलोड जो है वो सब लेवल के ऊपर है, जजेस और पूरे के पूरे सिस्टम और स्टेनो से लेकर सारी चीज पे है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम सिस्टम को सोचते तो हैं फास्ट कर दें। स्पेशली यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अगर NI एक्ट यानी चेक बाउंस केसेस की मैं बात करूं, तो ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। कैसे होगा? लो पेंडेंसी नहीं है, पेंडेंसी बहुत हाई है और चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल और एक केस है यहाँ पर कि कैसे आप बता सकते हैं कि सारे गुड गुड इंटेंशन के बावजूद भी दिस इज द रियलिटी एंड हाउ यू गोना चैलेंज दिस। तो ये चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे फिर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात हो, दोनों हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर इस तरह के आए।
बिल्कुल। हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम ने बिल्कुल सही कहा कि मस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ एयर आवर चिल्ड्रन विल ब्रीथ। बस मैं इसी लाइन पे बोलूँ। सारी बातें ठीक हैं, पेरिस एग्रीमेंट, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, उसके बाद आप यू नो आप ऑटो सेक्टर को बचा लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में कर लीजिए आप, लेकिन क्या सांस वो लेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गीस कुरियन एंड देन त्रिभुवन दास पटेल एंड एच एम दलाया, ये तीन नाम जो यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि अभी लोकसभा ने बिल पास किया यूनिवर्सिटी का, जो कि त्रिभुवन दास पटेल जी के नाम पे होगी, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु गेव वर्गीस कुरियन ए जॉब एट कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, तो उनको ट्रू ट्रिब्यूट है ये, त्रिभुवन दास पटेल जी को। और हमने इनके बारे में कम जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है अमूल के कोऑपरेटिव उसके ऊपर। तो वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, लॉयर थे, एक्टिविस्ट थे, विजनरी थे, जिन्होंने आनंद पीपल कोऑपरेटिव बैंक को बहुत लंबे समय तक चलाया। नहीं, आप आई थिंक ये उनके सन की बात हो रही है। तो पॉइंट ये है कि त्रिभुवन दास पटेल जो है वो इज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। मैं आपको ये बस बताना चाहता हूँ। पटेल was urged by मोरारजी देसाई, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, टू सेटअप केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। ये 1946 में बना, एक रिवोल्ट है ये अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द व्हाट आई शुड से वेस्टर्न वर्ल्ड, जो चाहते थे कि हम उन्हीं पे डिपेंडेंट रहें, हम पाउडर का दूध लें और हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ में जुड़े, इंस्पायरिंग फिगर, और ये देखिए अब धीरे धीरे चीजें चेंज होती चली गई, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन, और बॉम्बे मिल्क सोसाइटी को उच्चंगुल से बचे। इसमें बाकी फॉरेन कंट्रीज का भी रोल था। वो फार्मर से मिलते थे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने मिल्क यूनियन को बनाया, इतना अच्छा यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और उसको धीरे धीरे अमूल नाम दे दिया गया, यानी कि इनवैल्यूएबल, बाय 1955। तो ये एक एग्जांपल है एनडीडीबी। तो एनडीडीबी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद में जो है, इरमा जिसको हम कहते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि अगर हम एक सेक्टर में ऐसा हम कर सकते हैं, तो बाकी सेक्टर्स में भी हो सकता है। और यही एक सॉलिड कंट्रीब्यूशन है सरदार पटेल, मतलब नॉट विपिन पटेल जो यहाँ पे बाकी एग्जांपल दिए हुए हैं, ये सब एक तरीके से हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और ये जो बात है कि भाई एनिमोसिटी थी, वर्गीस कुरियन को नीचे किया, साइड दिखा दिया, ऐसा नहीं है। और ही जैसा कि कुरियंस डॉटर निर्मला, शी ऑल्सो सेड दैट हर फादर एंड त्रिभुवन दास पटेल ट्रस्टेड ईच अदर इम्प्लिसिटली। माई ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, हिज बॉस, and was a father to him, as my grandfather had passed away when my father was in college. Kaka was the honest, patriotic, and dedicated politician who valued integrity most of all. अब आप देखिए खुद ही, it was the politician, the manager, and the autocrat, ये तीनों ने मिलकर अमूल बनाया। Without any one of them, अमूल would not happen. As simple as that. तो आपको देखना पड़ेगा ये। Hydroponic weed makes its way from Thailand to Goa in chocolate packets. तो गोवा पुलिस ने ऐसा पाया। अब ये देखिए अपने आप में कितना खतरनाक और कितना भयावह उसके लिए हो सकता है। हाइड्रोपोनिक वीट इज एटलीस्ट 10 टाइम्स उसका रेट है देन द रेगुलर वीट। तो अगेन वन एग्जांपल कि सोसाइटी, और उसके बाद जो है आपका जो अप्रोच है, और एंटी नेशनल, और जो इंडिया के दुश्मन हैं, सोसाइटी के दुश्मन हैं, और पुलिस का जो रोल है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने टोज पे हैं। ये तो जब है जब बहुत मुश्किल से कुछ क्लू मिलके हम ऐसा कर पाते हैं, वरना होना बहुत मुश्किल है। अब राहुल गुप्ता, एसपी क्राइम गोवा, वो बताते हैं कि गैंग के फाइनेंशियल बैकबोन को कैसे तोड़ा गया। लेकिन फिर भी ये तो एक एग्जाम्पल है, आई एम श्योर ऐसा और बहुत सारा होगा। खादी की बात हमने पहले भी की है, लेकिन आपको देखना होगा आप खादी यूज करते हैं क्या, आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं एथिक्स में। और साथ में आप ये भी देखिए कि खादी कैसे देश के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात करती है। वेस्ट बंगाल में कभी भी यूनिफाइड दलित कैंपेन क्यों नहीं हुआ, तो ये अद्रिजा रॉय चौधरी, शी इज राइटिंग अबाउट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इज कास्ट इंडीड एब्सेंट, तो ऐसा नहीं है। कास्ट है, दलित हैं, बिहार, ईस्टर्न इंडिया, सब जगह दिक्कत रही है, फीमेल और दलितों के अंदर दलित,
और ये जैसे एग्जांपल है अभी यहाँ पर बहुत जो प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इन्होंने शेखर बंदोपाध्याय का, आई बिलीव शी इज गिविंग एग्जांपल ओवर हेयर। हाँ, शेखर बंदोपाध्याय की बात की है, हिस्टोरियन शेखर बंदोपाध्याय, उनकी बुक है प्लासी टू पार्टीशन। तो और भी उन्होंने टेक्स्ट लिखे होंगे, आई एम श्योर। आई थिंक ही इज न्यूजीलैंड बेस्ड इंडियन हिस्टोरियन। तो पावरफुल दलित मूवमेंट की बात करते हैं बिफोर 1945। पीटी में क्वेश्चन भी आए हैं। नाम शूद्र कम्युनिटी का ईस्ट बंगाल में, राजबंशीज का नॉर्थ बंगाल में, और पोंदुराज का साउथ बंगाल में। इसलिए 1945 में द ऑनरेबल बी आर अम्बेडकर सर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब बनाया तो उसकी बंगाल ब्रांच भी बनाई थी। जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नाम शुद्ध कम्युनिटी से, क्योंकि वो फर्स्ट लीडर उसके बने। और साथ में जो है, ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अम्बेडकर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस। लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट का लिमिटेड इम्पैक्ट हो पाया, और जो है पार्टीशन हो गया। इससे आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इधर से उधर चेंज हो गई। दूसरा जो है दलित मूवमेंट के एक्सपीरियंस हो रहा है, जो डिसअपियर होने का कारण था कि बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट रिजीम का राइज हुआ, तो उससे कास्ट एब्सेंट नहीं हुई, लेकिन वो सबस्यूम हो गई ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर, ऐसा उनका कहना है। अब फोकस जो है चेंज होता चला गया। वैसे तो लैंड रिफॉर्म्स करने की बात भी की भाई, 1980s के बाद जब मंडल कमीशन आने की बात होती है, तो बंगाल में तब थोड़े चेंजेस आने की बात आ जाती है अभी भी। लेकिन जो जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, या जो कहना चाहिए हमें समाज की जो फॉल्ट लाइंस हैं, और जो मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2022 रिसर्च पेपर का, दलित रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द बंगाल रेनेसा। उन्होंने साइट किया कैसे पोंद्रा महासंघा produced by the Pondro community containing autobiographies and literacy writers among others with fair idea of anti-caste struggles of this particular Dalit group। इन्होंने नाम दिए हैं, नाम आप नोट कर लीजिए, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, महेंद्रनाथ करण, राजेंद्र नाथ सरकार। तो आप एक आध नाम ले सकते हैं कि कैसे एब्सेंट नहीं है, ऊपर उठा, जरूरी है। लेकिन वो वही बात है कि जब मौका मिलेगा, या जब पूरा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल पावर, तब जाकर चीजें सबस्यूम होकर बाहर आएंगी, और तभी फॉल्ट लाइंस ठीक होंगी। और वो होनी भी बहुत जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि विकसित भारत की तरफ हम बढ़ें। तो ये एक एग्जाम्पल है अगेन पेपर वन के अंदर। और अगर हमारा ऑप्शन सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, इवन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। We can always note them and work with it. Thank you very much for today, and soon we'll be getting back with more ideas. Keep watching and learning, and get success by joining us on Ansarkari platform. Thank you very much.